हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आज की जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा। तो मेरा ये मानना है कि अब यूके एक अच्छी जगह नहीं रहा है फ्रेशर्स के लिए। पहले तो स्ट्रगल होता ही था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे एक अच्छा करियर बनाने में, यहाँ पे सेटल होने में। तो इस बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और हो सकता है कि ये वीडियो आप में से कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, क्योंकि शायद कुछ फ्रेशर्स होंगे जो इस सितंबर इनटेक में आए हैं, या फिर कुछ लोग होंगे जो पहले आए हैं। बट मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि मैं आपको बुरा फील कराऊं, या फिर आई हर्ट यू इन एनी वे पॉसिबल। बट आई जस्ट वांट टू शेयर माय ओपिनियन, एंड जो कि मेरे को लगता है यहाँ की सिचुएशन बनी हुई है। एंड सो दैट किसी की भी अगर इस वीडियो से हेल्प हो, जो फ्यूचर में यहाँ पे आना चाहता है, या फिर जो लोग यहाँ पे हैं भी, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यही इस वीडियो का पर्पस रहने वाला है। तो आपको शायद पता होगा कि 4 अप्रैल 2024 इसी साल यहाँ पे स्पॉन्सरशिप के जो सैलरी थ्रेशोल्ड्स हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। इससे पहले होता क्या था, जब मैं यहाँ पर आया था, सबसे पहले तो स्ट्रगल होता था यहाँ पे एक जॉब निकालना, राइट। बट अगर आप किसी चीज़ में पैशनेट हो, या फिर आप उस चीज़ को करने में भी अच्छे हो, तो जॉब मिल जाती थी। एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो और भी अच्छी चीज़ है, आपको जॉब तो मिल ही जाएगी। तो 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा होता था। अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है तो कुछ महीने स्टूडेंट वीज़ा में भी बचते थे। तो जो ठीक ठाक स्टूडेंट्स होते थे, वो जॉब तो यहाँ पे आके निकाल ही लेते थे, ठीक है। उसके बाद आता था स्ट्रगल स्पॉन्सर्ड जॉब लेने का। मैंने भी अपने टाइम पे एक वीडियो बनाई थी कि मुझे अब तक स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं मिली। उस वीडियो को आई थिंक 25-26 हज़ार लोगों ने देखा भी था। तो उस टाइम मैंने भी अपना स्ट्रगल शेयर करा था। तो यहाँ पे आने के बाद जो मेन स्ट्रगल होता है वो स्पॉन्सर्ड जॉब का होता है। पहले क्या होता था कि आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो ना, तो वहाँ पे रिजेक्शन आ जाती थी, क्योंकि आपको एक स्पॉन्सरशिप चाहिए। अब देखो होता क्या है कि कंपनी स्पॉन्सर इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि सबके पास लाइसेंस नहीं होता। दूसरी चीज़, स्पॉन्सरशिप बहुत महंगी होती है। मैंने कॉस्ट भी बताई है स्पॉन्सरशिप की, कितना ज़्यादा कॉस्ट होती है। 3 साल की स्पॉन्सरशिप में 5-6 हज़ार पाउंड्स लग जाते हैं, और 5 साल की में 10-12 हज़ार लग जाते हैं पाउंड्स। तो बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है। अगर एम्प्लॉयर को कोई ब्रिटिशर मिल रहा है जिसको हायर करने में ये पैसा ही नहीं देना पड़ेगा, तो वो उनको चूज़ करते हैं, उनको प्रेफर करते हैं। तो स्पॉन्सरशिप मिलना पहले भी एक स्ट्रगल था। लेकिन एक अच्छी बात थी कि अगर एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करना चाहता है तो वो आपको कर देता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब एक एडेड लेयर आ गई है डिफ़िकल्टी की, एंड वो है इंक्रीज्ड सैलरी थ्रेशोल्ड, ठीक है। अब आपको पता ही है कि हर डोमेन की, हर तरह की जॉब की एक मिनिमम सैलरी सेट कर दी है कि इतनी आपको ये काम करते हुए सैलरी कमानी है। अगर आप इतनी नहीं कमाओगे तो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाएगी। तो अब एक तरह से हो क्या गया कि अब एम्प्लॉयर को आपकी सैलरी भी अच्छी देनी पड़ेगी अगर आपको स्पॉन्सर करना है। और ये जो थ्रेशोल्ड सेट करें हैं, ये कोई बहुत लो थ्रेशोल्ड्स नहीं है, ये हाई थ्रेशोल्ड्स हैं मेरी ओपिनियन में। और जो ये सैलरी थ्रेशोल्ड्स हैं, ये मेरे को लगता है कि आ, इन पॉलिसीज़ को बनाते हुए ना एक बहुत बड़ी चीज़ पे गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, जो कि है कि यूके में हर जगह लंदन जैसी सैलरी नहीं मिलती है। तो जो आपको सैलरी थ्रेशोल्ड्स दिखाए गए हैं उन टेबल्स में, जो कि न्यू एंट्रेंट के हैं या फिर रेगुलर वीज़ा स्पॉन्सरशिप की सैलरी थ्रेशोल्ड्स हैं, वो लंदन के हिसाब से तो चलो रियलिस्टिक हैं। बट अगर आप सेम सैलरी एम करते हो एडिनब्रा में, सेम सैलरी एम करते हो ग्लासगो में, सेम सैलरी किसी और बड़ी सिटी में एम करते हो लंदन के अलावा, तो वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड एम्प्लॉयर्स वहाँ पे उन सैलरी से कम में उन रोल के लिए हायर करते हैं। तो एक तरह से आपको सैलरी भी बहुत ज़्यादा चाहिए, और आपको स्पॉन्सर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आईएचएस की कॉस्ट बढ़ा दी है, एप्लीकेशन फ़ी बढ़ा दी है, इतने यहाँ पे खर्चे बढ़ा दिए स्पॉन्सर करने में ही कि एम्प्लॉयर को जब किसी को स्पॉन्सर करना पड़ता है तो बहुत बड़ा खर्चा आ जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है मेरी ओपिनियन में।
अब मेरे को लगता है कि यूके फ्रेशर्स के लिए ठीक जगह इसलिए नहीं है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। जब मैं यहाँ पर आया था तो एडिनब्रा में मेरा 200-300 पाउंड पर मंथ में खर्चा निकल जाता था। इवन दो मैं अब लंदन में आ गया हूँ लेकिन मेरा मंथली खर्चा, इसमें मैं यूटिलिटी बिल्स मैंने कोई काउंट नहीं करे, कुछ काउंट नहीं करा है, बिल्स हटा के जो नॉर्मल खाना पीना रोज़मर्रा का जो खर्चा होता है वो 600-700 पाउंड मिनिमम जाता है। ठीक है, तो अब महंगाई भी यहाँ पे बहुत बढ़ गई है। आपने देखा भी होगा कि लंदन में स्टूडेंट वीज़ा का जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, वो लंदन का अमाउंट बढ़ गया है। तो अगर आपको यहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई करना है स्टूडेंट वीज़ा और आप लंदन जाना चाहते हो पढ़ने, तो आपको ज़्यादा पैसे अब मेंटेन करने पड़ेंगे। तो वो भी अब बढ़ गया है। तो यहाँ पे वो इसलिए ही बढ़ा है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग राइज हो गई है। तो उसकी वजह से होता क्या है, आपके पास पैसे बहुत कम बचते हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कि एक स्टूडेंट यहाँ पे आके ग्रेजुएट वीज़ा पे कितना पैसा सेव कर सकता है। तो जो एक फ्रेशर सैलरी मैंने थ्रेशोल्ड लिया था, उस पे रियलिस्टिकली स्पीकिंग आप 2-3 लाख से ज़्यादा सेव भी नहीं कर पाओगे। हद से हद खींच लो 5-6 कर लोगे, बट उस केस में आपको अपना लिविंग स्टैंडर्ड बहुत नीचे लाना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद एज अ फ्रेशर अगर आप इतना स्ट्रगल करने के बाद साल का भी नहीं, टोटल यहाँ पे टाइम स्पेंड करने पे 3-4 लाख रुपए सेव कर पा रहे हो, तो आरओआई तो मैं बोलूँगा अच्छा नहीं है। एंड दूसरी चीज़ है सैलरी थ्रेशोल्ड, जो मैंने आपको अभी बताया कि आपको न्यू एंट्रेंट के लिए एक मिनिमम सैलरी चाहिए और उसके बाद एक रेगुलर स्पॉन्सरशिप के लिए आपको एक और सैलरी चाहिए। अब होता क्या था कि पहले न्यू एंट्रेंट रूल की कोई बात नहीं करता था। होता था ये रूल पहले भी कि आपको न्यू एंट्रेंट पे स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, बट नॉर्मल स्पॉन्सरशिप की ही सैलरी रिक्वायरमेंट इतनी कम थी, सब वो क्लियर कर ही लेते थे। बट अब रिसेंटली न्यू एंट्रेंट काफ़ी फेमस हो गया है। अब इसमें क्या दिक्कत है कि इसमें टाइम लिमिट है। आप न्यू एंट्रेंट पे 4 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते हो, जिसमें आपका ग्रेजुएट वीज़ा का भी टाइम काउंट होता है। तो अगर आपको ग्रेजुएट वीज़ा के एंड में स्पॉन्सरशिप मिली है तो आपको जो स्पॉन्सरशिप मिलेगी वो 2 साल की ही मिलेगी। तो होगा क्या, पहले तो आपको एम्प्लॉय ढूंढना पड़ेगा जो आपको स्पॉन्सर करे। ठीक है, और अगर आपकी सैलरी उस लेवल पे नहीं है तो एम्प्लॉयर को आपकी सैलरी भी हाइक करनी पड़ेगी। अब अगर आप 26,000 की सैलरी पे हो, 27 की पे हो, तो पहले तो एम्प्लॉयर को आपकी सैलरी बढ़ा के करनी पड़ेगी 31। ठीक है, अब समझो 2 साल का आपने ग्रेजुएट वीज़ा पे काम करा, आपने ज्वाइन करा था किसी कंपनी को, स्टार्टिंग सैलरी ऑफ 24-25,000 पाउंड्स। 1 साल के बाद उन्होंने आपकी बढ़ा के कर दी 29,000 पाउंड्स और दूसरे साल पे उन्होंने बढ़ा के कर दी 31-32। ठीक है, अब आपकी 25-26 हज़ार की सैलरी से आपकी 31 तक तो पहुंच गई। अब यहाँ पे कैच ये आती है कि 2 साल के बाद जब आपका न्यू एंट्रेंट पीरियड खत्म हो जाएगा तब आपको वो दूसरे वाला थ्रेशोल्ड भी क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पे अगली स्पॉन्सरशिप लेने के लिए उसी कंपनी से, और वो थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा है। अब समझो आपने यहाँ पे ग्रेजुएट वीज़ा पे 2 साल काम करा, न्यू एंट्रेंट पे 2 साल काम करा। अब अगर आप एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो तो वैसे तो आपको मिनिमम सैलरी चाहिए 31,000 की, बट अगर आप एक मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहते हो तो उसकी जो मेन सैलरी रिक्वायरमेंट है न्यू एंट्रेंट के अलावा, जो मेन है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलता है, वो आई थिंक 46,000 के आसपास है। तो होता क्या है कि अगर आप 25-26 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन द नेक्स्ट 4 years यू विल हैव टू रीच द सैलरी थ्रेशोल्ड ऑफ 46,000 पाउंड्स मिनिमम। ये इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हो सकता है आपके पास मैनेजरियल पोजीशन आ जाए इन द फ्यूचर, बट आपके ऊपर एक कंसिस्टेंटली प्रेशर बना रहेगा कि हर साल आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए। अगर उस लेवल पे वो नहीं जाती है तो आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप और एक्सटेंड करनी नहीं दी जाएगी, राइट। तो एक कंसिस्टेंटली प्रेशर बना रहेगा आप पे कि आपको सैलरी इंक्रीज करनी है। और ज़रूरी नहीं है कि हो लाइक someone starting at 25,000 pounds, इट्स नॉट गारंटीड कि वो 4 साल के टाइम पे 46,000 पे पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल है, बट फिर भी मुश्किल है। और अगर हम ये दूसरी फील्ड्स को देखें, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया या और कोई, तो उनमें रिक्वायरमेंट्स और ज़्यादा हाई हैं क्योंकि मैंने आपको बोला ये रोल्स के हिसाब से सैलरी थ्रेशोल्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि सब फील्ड्स के लिए एक ही है। तो ये मेरे को लगते हैं स्ट्रगल्स यहाँ पे, अगर कोई फ्रेशर आता है उसको ये सब फेस करना पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि अब यूके फ्रेशर्स के लिए उतना ल्यूक्रेटिव ऑप्शन बचा नहीं है। बट अब हम बात करते हैं कि अगर यूके किसी को आना है तो किसको आना चाहिए, किसके लिए अब यूके एक अच्छा ऑप्शन बचा है। तो मेरा मानना है कि
वो लोग जिनके पास मिनिमम 3 से 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है इन अ स्पेसिफिक नीश माने कोई स्पेसिफिक फील्ड है जिसमें आपका एक्सपीरियंस है और आपको वही सेम काम आके यूके में किसी कंपनी के लिए करना है, तो आप यहाँ पे आओ। ठीक है, क्योंकि आपका जो पुराना वर्क एक्सपीरियंस होगा उसकी भी वैल्यू होगी और आपको बिल्कुल बेस लाइन से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। मोस्ट लाइकली आपको हल्की सी ऊपर की पोजीशन दी जाएगी। ठीक है, अब सिंस आपकी पोजीशन थोड़ी ऊपर की होगी तो आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू टू कोप अप विथ राइजिंग सैलरी रिक्वायरमेंट्स, वो न्यू एंट्रेंट की हो या फिर जो नॉन न्यू एंट्रेंट स्किल वर्कर वीज़ा आपको मिलता है लॉन्ग टर्म का, उसकी हो, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। मेरे पास तो चलो मेरे को स्पॉन्सरशिप मिली थी ये सारे रूल्स आने से पहले, लेकिन फिर भी सिंस मेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो मैं अभी भी जो न्यू एंट्रेंट की सैलरी रिक्वायरमेंट्स है उनको क्रॉस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो सेम इंडिया वाला काम यहाँ पे आके करा। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप भी ऐसा ट्राई करो। दूसरा, यूके उनके लिए सही है जो कि ओके हैं अगर उनको 2 साल के बाद इंडिया जाना पड़ता है, क्योंकि 2 साल का तो ग्रेजुएट वीज़ा मिलेगा, उसमें आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, यहाँ पे किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हो। आप अपने शायद सारे पैसे ऑन नहीं कर पाओ वापस, लेकिन इफ़ यू वांट टू कम हेयर फॉर 3 इयर्स, 1 साल की मास्टर्स, 2 साल का आपने एक्सपोजर ले लिया, उसके बाद एनीवे आपको फैमिली का ख्याल रखना है, इंडिया में जाके अपना काम करना है, तो उन लोगों के लिए यूके अभी भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ग्रेजुएट वीज़ा कहीं नहीं गया है, आप आ सकते हो यहाँ पे। तीसरा, उनके लिए यूके अब अच्छा ऑप्शन है जो कि यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहते हैं। अगर आपको यहाँ पे आके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं खुद एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो अगर आपको ऐसा करना है, यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना है, अच्छी एजुकेशन लेनी है, तो भी आप यहाँ पे आ सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे काम करने के बाद आपको इंडिया में बेटर सैलरी मिलेगी, तो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आके काम कर सकते हो और फिर ट्राई कर सकते हो कि इंडिया में आपको बेटर सैलरी मिले। बट यही 3-4 कैटेगरीज हैं जो कि मेरे को लगता है कि सही हैं उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आके पढ़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। बाकी फ्रेशर्स के लिए जैसे कि मैंने बोला, अभी यूके उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। बाकी मैंने आपको अभी सिचुएशन बता दी है, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी मैनेज कर सकते हो। और आप किसी से भी पूछोगे ना यहाँ पे कि स्पॉन्सरशिप लेना अब कितना बड़ा स्ट्रगल बन गया, आई थिंक कोई भी आपको बता देगा। बिकॉज ऑफ रिक्रूटर्स के लिए ये एक ल्यूक्रेटिव ऑप्शन नहीं बचा है किसी को स्पॉन्सर करना, क्योंकि इतनी सारी एडेड डिफिकल्टी हैं। और अभी तो बोल रहे हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रोल्स हैं उन पे भी सख्ती बढ़ाई जाएगी इन द फ्यूचर, बिकॉज बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यहाँ पे आके जॉब करते हैं और ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। तो देखो, यहाँ की गवर्नमेंट भी धीरे धीरे चीज़ें टाइट ही करेंगी। बट अगर आपके पास और कोई अच्छी कंट्री का ऑप्शन है तो आप वो देख लो, नहीं तो आई वुड रेकमेंड आप कुछ साल काम करो और उसके बाद बाहर आने का प्लान करो। और अगर आप यूके में ऑलरेडी हो तो डे वन से ही अपनी जान झोंक दो, ताकि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी टाइम से मिले। कोशिश करो कि आपकी स्टार्टिंग जॉब ही एक कंपनी में हो जिनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस हो, एंड आप अपनी प्रोफाइल पे मेहनत करो, आप सर्टिफिकेशंस करो, आप कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स करो, आप अपने पुराने वर्क एक्सपीरियंस को अगर है तो अच्छे से यूटिलाइज़ करो और अच्छी सैलरी किसी तरह नेगोशिएट कर लो, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। आप लॉन्ग टर्म सोच के देखो कि 4 साल बाद आपको क्या सैलरी चाहिए होगी और उसके लिए आपको कितनी ग्रोथ करनी होगी और वो ग्रोथ कहाँ पे पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी से ही सोचनी पड़ेंगी, ताकि बाद में ये आप पे चीज़ें प्रेशर ना बनाएं। और प्लीज़ डोंट प्रोक्रेस्टिनेट all these kind of things because they are very important। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। मैं ऐसी ही वीडियो अपने चैनल पे बनाकर लाता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मैं 1-on-1 कंसल्टेशन भी मैंने स्टार्ट करा प्रोवाइड करना अपने कुछ फ्री आवर्स में। तो इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी ऑनलाइन, इफ़ यू वांट मी टू हेल्प यू इन एनी वे, तो मेरी जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप बुक कर सकते हो एक सेशन, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, टेक केयर, बाय।